हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपन ने लास्ट टाइम अपना फोर्थ चैप्टर का रिवीजन चल रहा था और वहाँ तक लगभग मैंने दो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई पराविद्युत पदार्थ भरा जाता है तो उस पर क्या प्रभाव होता है वो हमने जान लिया था। कहने का मतलब हमने विद्युत प्रवृत्ति और निर्वात की सॉरी जो विद्युतशीलता जो होती है उनके बीच में हमने संबंध प्राप्त कर लिया था। ठीक है। अब आगे आज नेक्स्ट रिवीजन में ये रिवीजन पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ, रिवीजन पार्ट 2। ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, आगे का मतलब कहने का मतलब है हम आगे का आज रीड करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिए आगे का अगला जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। देखो ये भी एक टॉपिक है, हालांकि आप चाहो तो इसको पहले वाले टॉपिक्स के साथ में भी इसको कनेक्ट कर सकते हो या आप इसको एक अलग टॉपिक लेकर भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो अगला टॉपिक क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि अगर अपने पास में कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ये है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, ये है ऋणावेशित प्लेट और दूसरी ये थी धनावेशित प्लेट। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा। अगर आपको कहा जाए कि अगर इस प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ इस तरीके से भरा जाए पूर्ण रूप से, देखो पूर्ण रूप से कहने का मतलब ये है कि इनकी प्लेटों के बीच की दूरी और इसी की मोटाई दोनों कैसी हो, समान हो। ठीक है, अगर इसका परावैद्युतांक क्या है, एप्सिलॉन आर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब इसकी धारिता क्या होगी, तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे हम एक समांतर निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं या फिर इसका विद्युत विभव ज्ञात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो जब इसमें पराविद्युतांक भर दिया जाए। तो जब अपन जानते हैं कि इसके पूर्ण रूप से, जब इसमें पूर्ण रूप से, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से पराविद्युतांक को भरा गया है, तब इसके लिए विद्युत क्षेत्र का जो मान जो होगा, ईएम लिख देता हूँ मैं इसको, और वो क्या होगा, सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो आ जाएगा। अगर ये पराविद्युतांक नहीं भरा हुआ था तो ये क्या था, केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। ठीक है, ये आप रिवीज है ना अपने नोट्स में चेक करते हुए चलना, जो मैंने पहले आपको कल रिवाइज करवाया था और ये मैंने पढ़ा दिया है ना, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं केवल रिवाइज करवा रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र आ गया। अब इस विद्युत क्षेत्र से हम जानते हैं कि सिग्मा इक्वल क्या होता है बच्चों, क्यू डिवाइड ए। तो अभी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई एम इक्वल क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है ये। अब देखिए, अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत विभव V इक्वल क्या होता है, मैंने कल बताया है ना, इस संधारित्र में, आप इस संधारित्र वाले चैप्टर में आप इसको ऐसे ध्यान रखो, V इक्वल ए इंटू डी। अगर कोई भी तुम्हें अगर किसी भी चैप्टर में अगर कोई दिक्कत आ रही है, अभी मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको वहाँ पर है ना उसको वापस से क्लियर करवा दूंगा, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए विद्युत विभव आ गया V इक्वल ए इंटू डी। अब देखो V इक्वल यहाँ से है ना, विभव कितना हो जाएगा, क्यू डी डिवाइड एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए हो जाएगा। विद्युत विभव आ गया। अब अपन को क्या ज्ञात करनी है बताओ, इसकी धारिता। अब मैं क्या लिखूंगा, धारिता सी एम लिख देता हूँ इसको। सी एम इक्वल बताओ क्या लिखना होगा, क्यू अपॉन वी। ठीक है, क्यू अपॉन वी। वी इक्वल क्या आया था अभी, वो क्या था, क्यू डी डिवाइड एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए था। तो क्यू से तो क्यू गया और ये चला गया ऊपर, तो कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले भी ज्ञात कर लिया था है ना, वो तो निर्वात वाले से ज्ञात किया था जब परावितांक नहीं भरा हुआ था। ठीक है, लेकिन ये पहले से अगर मान लो आपको स्टार्टिंग में ये टॉपिक ये दे दिया जाता है कि परावितांक भरा हुआ है, अब आप धारिता ज्ञात करो, तब आप ये वाली डेरिवेशन कर देना। ठीक है, और निर्वात के लिए कहा जाता है तो आप पीछे वाली डेरिवेशन कर देना। तो इस तरीके से फिर मैंने इसकी निर्भरता को भी यहाँ पर समझा दिया था, क्लियर कर दिया था। ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, यहाँ पर अगला टॉपिक है कि जब संधारित्र प्लेट में है ना, संधारित्र प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो
जबकि पराविद्युत पदार्थ अंशतः भरा हुआ हो, मतलब आंशिक रूप से, है ना, जब कोई पराविद्युत पदार्थ को आंशिक रूप से भर दिया जाए। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं, देखो इसको भी एक बार मैं क्लियर करवा देता हूँ। मान लो अब देखो कि ये अपने पास में ये प्लेट है, ठीक है, ये हमने प्लेट संधारित्र प्लेट मान ली, ये अपने पास में संधारित्र है, बहुत अच्छी बात। ये इस पर धनावेश है और ये इस पर ऋणावेश है। संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? 0। ठीक है, ये इसको ग्राउंड कर दिया, भू संपर्कित। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, इसमें कोई पराविद्युत पदार्थ भरना है अंशतः। ठीक है, कैसे भरना है? अंशतः। अभी इसकी दोनों प्लेट की बीच की दूरी क्या है? d है। ठीक है, अगर मैं इनके बीच में देखो, ये बीच में ये बोल लो भाई साहब, ठीक है, इसका बच्चों परावैद्युतांक है एप्सिलॉन r और इसकी मोटाई जो है वो क्या है? t है। ठीक है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका सिग्मा और ये क्या है? माइनस सिग्मा है। ठीक है, अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है? इसकी धारिता ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल सा है, देखो इसका एक मेथड आपको मालूम होना चाहिए। मैंने हालांकि समझा भी दिया था, बहुत सारे न्यूमेरिकल पर भी इस पर करवाए थे मैंने। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप क्या करो, है ना, इसका आपको देखो क्या ज्ञात करना है बच्चों? धारिता। C इक्वल क्या होता है? Q/V। आपको इसके लिए V की जरूरत है। V का मतलब है इस प्लेट के और इस प्लेट के मध्य का कुल विभवांतर। ठीक है, कुल विभवांतर आपको यहाँ पर लिखना होगा। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरे को सेट करता हूँ। देखो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? कुल विभवांतर इसका लिखना है। ये V क्या है? यहाँ पर कुल विभवांतर है। देखो अब करना क्या है कि ये V मुझे ज्ञात करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? V मुझे, हाँ दूसरी बात ये कि मुझे V ज्ञात करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? विद्युत क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं विद्युत क्षेत्र निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूँ या एक काम करते हैं, चलो विभवांतर ही लिख लेते हैं, क्योंकि विभवांतर V इक्वल बच्चों होता है क्या एक्चुअल में? तो E/D होता है। क्लियर? यहाँ तक ये इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था। अब मुझे यहाँ का टोटल विभवांतर चाहिए। देखो ये विभवांतर V जो है ये एक तो निर्वात वाला होगा, एक इसके लिए विभवांतर लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं विभवांतर लिखूंगा, इसके लिए निर्वात के लिए विभवांतर लिखूंगा। निर्वात के लिए अगर मुझे विभवांतर लिखना हो तो मुझे निर्वात का विद्युत क्षेत्र लिखना होगा E0। ठीक है, और फिर इनटू में वो दूरी कितनी है, ये निर्वात वाली दूरी बताओ कितनी बची? D-T। तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? D-T लिख देना चाहिए। फिर प्लस लेके मैं किसके लिए लिखूंगा? इस वाले के लिए लिखूंगा। और इसका विभवांतर क्या होगा यहाँ पर, है ना, ये T चौड़ाई का है और इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E0/T। क्लियर? यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो ये आ गया इस निर्वात के लिए। ठीक है, और ये हो गया क्या? इस माध्यम के लिए। ठीक है, हाँ सॉरी, माध्यम के लिए क्या होगा? E0, है ना, निर्वात में, और डिवाइड क्या कर देंगे यहाँ पर? अपॉन एप्सिलॉन r लिख दिया। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बच्चों E0 का मतलब क्या है? अब मैं, है ना, डायरेक्ट लिखूंगा बार बार में। हालांकि देखो सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इक्वल क्या होता है? Q/A। तो क्या बचा? Q/ε0 A आ गया। अब विभवांतर V इक्वल बताओ क्या आ गया? Q/ε0 A D-T प्लस Q/ε0 A/T। ये आ गया बच्चों इसका विभवांतर। ठीक है, अब देखो धारिता ज्ञात करनी है। C इक्वल Q/V। ठीक है, तो Q/V ये लिखेंगे। ठीक है, अपॉन में तो क्या आएगा? Q/ε0 A ब्रैकेट D-T। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर, सॉरी, अपॉन में क्या चल रहा है और एप्सिलॉन r भी चल रहा है। ओके, फिर आगे प्लस Q/ε0 एप्सिलॉन r A/T, ये डिवाइड में है पूरे में। अब ये Q कॉमन आएगा बच्चों, Q से Q तो कैंसिल हो गया, नीचे क्या कॉमन आएगा? एप्सिलॉन A। ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर। अब बताओ क्या बना यहाँ पर? C, है ना। देखो ये मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इसको।
यहाँ पर क्या बचा, C इक्वल, ऊपर तो चला गया एप्सिलॉन नॉट A, नीचे केवल क्या बच गया, D माइनस टी प्लस टी डिवाइड एप्सिलॉन R। देखो ये हमें प्राप्त हो गया क्या, धारिता। ठीक है, अंशतः भरा हुआ हो, बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें अपन क्या करते हैं कि निर्वात, मान लो कि पराविद्युतांक अंशतः न भरा होकर पूर्णतः भरा हुआ होता मान लो, तो बताओ ये टी क्या हो जाता है, डी हो जाता है। तो डी माइनस डी तो क्या हो गया, जीरो, यहाँ पर डी रहता और ये एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाता, तो वही पहले वाला रिलेशन जो संबंध था वो मिल जाता। मान लो आपको कहा जाए भाई भरा हुआ है ही नहीं, है ना, निर्वात है, निर्वात है तो एप्सिलॉन आर का निर्वात के लिए मान क्या होता है, एक। ठीक है, तो बचता क्या यहाँ पर माइनस टी प्लस टी, तो ये कैंसिल हो जाता, बचता क्या एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये सब बातें क्लियर हो गई होगी अब बहुत, है ना। अब ऐसे ही मान लो कि ये तो एक मैंने अंशतः भरी हुई है, मान लो कि ऐसे ही अगर अपन ने बहुत सारी प्लेटें मतलब एक संधारित्र के मध्य ऐसे बहुत सारे माध्यम अपन ने उपस्थित किए हुए होते, बहुत सारे माध्यम अगर भरे हुए होते, जैसे ये अपने पास में क्या है, संधारित्र है। ठीक है, तो अगला टॉपिक यही था, मैंने यही करवाया था कि प्लेटों के मध्य, है ना, अंशतः क्या हो, भिन्न भिन्न, है ना, क्या था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न पराविद्युत पदार्थ भरे हो। ठीक है, तो ये सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। ठीक है, तो मान लो कि एक तो ये यहाँ पर पराविद्युत पदार्थ भर दिया। ठीक है, इसकी चौड़ाई बच्चों है T1, पराविद्युतांक इसका है एप्सिलॉन R1। ठीक है, मान लो कि फिर आगे और भर दिया, दूसरा कोई दूसरा पराविद्युतांक भर दिया, इसका पराविद्युतांक है एप्सिलॉन R2, इसकी चौड़ाई है T2। ठीक है, कोई और भर दिया। ठीक है, ऐसे मान लो कि n तक इसमें भर दिया हो। ठीक है, ये मान लीजिए एप्सिलॉन R3 है, इसकी चौड़ाई है T3, और पूरी प्लेटों के बीच की तो कितनी है, डी है, ये ऐसे मान कर चलो। ठीक है, इसमें ऐसे मान लो ये n तक भरे हुए हैं। ठीक है, अब बताओ कैसे करोगे, तो अब आप डायरेक्टली इसका विभवांतर लिख सकते हो कि नहीं। मुझे अगर इसका डायरेक्टली विभवांतर लिखना हो तो मुझे देखो, पहले वाले में हम क्या कर रहे थे उसको ध्यान रखो, बिल्कुल उसी तरीके से इसके लिए लिखो। तो अभी इसका कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, v इक्वल होगा क्या, है ना, ई नॉट भाई, निर्वात में तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर और यहाँ पर निर्वात का विद्युत क्षेत्र, है ना, ये वाला विद्युत क्षेत्र इनटू, है ना, ये वाली चौड़ाई कितनी है, तो ये चौड़ाई कितनी बची, डी, है ना, इसमें से इन सब को ऐड करके माइनस करेंगे, तो ई नॉट, है ना, इनटू डी, फिर माइनस, है ना, फिर क्या आएगा, T1 माइनस T2 माइनस T3। अगर ये n तक है तो क्या कर देंगे, Tn कर देंगे, है ना, इस तरीके से डैश 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 करके, फिर क्या आएगा प्लस। ठीक है, फिर इनके लिए मुझे अलग अलग सबके लिए लिखना होगा यहाँ पर, है ना, मैं लिखूंगा यहाँ पर इसके लिए लिखूंगा विद्युत क्षेत्र, है ना, मैं लिखूंगा ई नॉट डिवाइड एप्सिलॉन R1 इंटू T1 प्लस ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2 इंटू T2 प्लस ई नॉट डिवाइड एप्सिलॉन R3 इंटू T3। ठीक है, ऐसे लेकर ये हम n तक इसको भर देंगे, है ना, ई नॉट डिवाइड ई आर एन इंटू टी एन कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। अब करना ही क्या है देखो, है ना, यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र का मान लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये सब चलेगा। ठीक है, अब आपको इजीली इसको सोल्व कर लेना। देखो मैं एक बार विभवांतर, पूरे विभवांतर को मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। ये तो हो गया क्या, ये हो गया Q। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ Q, और ये इंटू में चल रहा है D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस डे डे डेस Tn। ठीक है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए निर्वात के लिए, क्लियर यहाँ तक। फिर क्या आता है प्लस, फिर प्लस, है ना, ये ई नोट का मान मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट ए, तो यहाँ पर भी यही लिखना पड़ेगा, है ना, तो लिख देना Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 ए T1 प्लस इसी तरीके से आगे के लिए लिख देना। क्लियर यहाँ तक सबके लिए, है ना, बस ये एप्सिलॉन R2 लिखेंगे यहाँ पर, फिर आगे लिखेंगे ये T1 होगा, फिर T2, है ना, इन सब के लिए लिख देना। फिर अपन जब इसकी धारिता ज्ञात करेंगे, देखो C इक्वल Q डिवाइड V, अब जब ये मान रखेंगे तो सब में Q कैंसिल हो जाएगा, और ओवरऑल बताओ अब क्या बचेगा, ऊपर तो आएगा एप्सिलॉन नॉट A और नीचे क्या बचेगा, अब ब्रैकेट में
डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, ठीक है, ऐसे चलेगा Tn तक। क्लियर यहाँ तक? ये तो हो गया ये। फिर प्लस, फिर क्या आएगा, T1 डिवाइड एप्सिलॉन R1 प्लस T2 डिवाइड एप्सिलॉन R3, और ये चलेगा n तक, Tn डिवाइड एप्सिलॉन Rn। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आ गया। ये आ गई क्या, बहुत सारी जब प्लेटें ऐसे है ना, भिन्न भिन्न मोटाई वाली है ना, भिन्न भिन्न पराविद्युतांक वाली पट्टिकाएं अगर इसमें रखी हुई हो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में अंशतः है, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं रखी हुई है, अंशतः इनको रखा हुआ है, तब हम धारिता कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल है आप 4 एग्जाम्पल नंबर 4.9, ये आप कर लोगे इसमें, है ना, डायरेक्टली सूत्र वाले पे आधारित है। एग्जाम्पल नंबर 4.10 से भी आप कर लोगे, ये भी डायरेक्टली सूत्र लग रहा है। इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, प्लेटों के बीच की दूरी d इसमें दी हुई है, ठीक है, और मोटाई t इसमें दी हुई है, परावितांक एप्सिलॉन r भी दिया हुआ है, धारिता पूछी है, तो इसमें डायरेक्टली बस सूत्र लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4.11, देखो मैंने शायद क्लास में भी ये एग्जाम्पल जो है 4.11 आपको करवाया था, ठीक है, आपको खुद से ही करवाया था, ठीक है, आप खुद ही करो इसको, मैंने ऐसा कुछ कहा था। इसने कहा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। देखो इसने कहा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी धारिता जो है क्या है बच्चों, C है। इसने कहा, मतलब कुछ नहीं भरा हुआ है, तब तक की बात है, इसने ये कहा। फिर इसकी प्लेटों के मध्य की दूरी d है ना, प्लेटों के बीच की दूरी इसने कहा भाई d है, बहुत अच्छी बात। यदि प्लेटों के मध्य, अब ये बोल रहा है कि प्लेटों के मध्य 3/4 d, 3/4 d, मतलब ये जो यहाँ अपन चौड़ाई क्या लिखते थे t, तो ये कितना हो गया 3/4 d, इसने ये बोल दिया। ठीक है, इस दूरी में एक एप्सिलॉन r, केवल एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा जाए तो संधारित्र की अवधारिता बताओ। तो ये भी तो सिंपल ही है ना। C आप लिखोगे सर, Cm इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस टी डिवाइड एप्सिलॉन r। तो आपको करना ही क्या है, आपको ये t का मान लिखना है। t का मान लिखने के बाद में देखो ये जो C है ना, ये C इक्वल क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d ऐसा कुछ बनेगा, फिर है ना, फिर वो उसको आपको C लिख देना है। तो ये कितना है ना गुणा होगा इसका, देखो मैं एक बार आंसर निकाल के बता देता हूँ। Cm इक्वल, अब देखो d माइनस टी करेंगे, ठीक है, आप इसको लिखो, है ना, d माइनस 3/4 d प्लस 3/4 d डिवाइड एप्सिलॉन r। ठीक है, तो Cm इक्वल एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, है ना, d में से बताओ 3/4 जाएगा तो कितना बचेगा, d/4 बच गया। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर कितना बचना है, ऊपर तो 3d नीचे 4 है ना, तो कितना हो गया 3d अपॉन 4 एप्सिलॉन r आ गया। ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो Cm इक्वल एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, है ना, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इस वाले में नीचे में एलसीएम ले लूँगा 4 एप्सिलॉन r, तो ये एप्सिलॉन r इंटू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक काम करो, यहाँ पर बच्चों d अपॉन 4 को कॉमन ले ले तो कैसा रहेगा, है ना, थोड़ा और इजी हो जाएगा। d अपॉन 4 को, या d को कॉमन ले लेता हूँ ताकि ये मेरा थोड़ा इजी हो जाए ये क्वेश्चन। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर केवल d को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं d को कॉमन ले लेता हूँ। Cm इक्वल एप्सिलॉन नॉट a, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d क्या है c, इसलिए मैंने d को कॉमन ले लिया। d कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, 1/4 प्लस, है ना, 3/4 एप्सिलॉन r। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ये वाला है ना, ये वाला पद, ये किसके बराबर हो गया, c के बराबर होता है, ये हम पहले से ही जानते हैं, है ना, हमने पढ़ लिया ये बात। तो अब बताओ Cm इक्वल क्या हो गया, c अपॉन 1/4, तो है ना 4 एप्सिलॉन r। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो एप्सिलॉन r आ गया, प्लस कितना आ गया 3 आ गया। अब 4 एप्सिलॉन r ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, c
4 एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3, है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा। ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ रहा है ना। इसने कहा है कि भाई इतना 4 एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3, इसकी धारिता इतनी गुना हो जाएगी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में समझाया गया था। अब आगे आप समझिए कौन सा, गोलीय संधारित्र, अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलीय संधारित्र। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। गोलीय संधारित्र, ठीक है भैया। तो अब हम पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। तो काम करते हैं। अब गोलीय संधारित्र, देखो बच्चे आपको ध्यान रखना है इसमें कि एक होता है विलगित गोलीय चालक, एक होता है गोलीय संधारित्र। तो मैंने विलगित के बारे में पहले ही बताया, विलगित का मतलब होता है अलग, अकेला। गोलीय संधारित्र, संधारित्र का मतलब होता है जोड़ा, है ना। तो इसमें 2 गोले होंगे संधारित्र में, विलगित में 1 होता है। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि कभी बार बच्चे क्या करते हैं गोलीय संधारित्र वाले में उसकी डेरिवेशन कर देते हैं, या उसकी डेरिवेशन पूछते हैं तो इसकी कर देते हैं। तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो गोलीय संधारित्र कब बनता है? गोलीय संधारित्र कब बनता है? जब 2 भिन्न भिन्न त्रिज्या के 2 गोलीय चालकों को सकेंद्रीय रूप से रखा हुआ हो और एक गोलीय चालक भू संपर्कित हो, एक गोलीय चालक भू संपर्कित हो, तो उसको हम ऐसे, है ना, गोलीय चालकों के ऐसे युग्म को गोलीय संधारित्र कहेंगे। मान लो कि ये गोलीय चालक है ना, इसकी त्रिज्या है a, ये बाहर वाला गोलीय चालक है, ठीक है, इसकी त्रिज्या है b, और बाहर वाले गोलीय चालक को मैंने क्या किया हुआ है, भू संपर्कित किया हुआ है। मान लो बच्चों कि इस पर, इसके पृष्ठ पर प्लस आवेश है, प्लस आवेश इस पर क्या है ना, इसके ऊपर, इसके पृष्ठ पर संचित है ना, समान रूप से। तो प्रेरण के प्रभाव से इसके अंदर वाली जो सतह है उस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। इतना ही क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश। और बाहर धनावेश आएगा तो वो ग्राउंड हो जाएगा, भू संपर्कित होने से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक खास बात इसकी ध्यान रखनी है, भू संपर्कन का मतलब क्या होता है बच्चों, विभव का 0 होना। ठीक है, अगर आपको भू संपर्कन वाला नहीं आता है, कोई टॉपिक आपको इसमें नहीं आता है, पहले अगर मेरा समझाया हुआ हो तो मेरे से एक बार वापस से समझ लेना, बता देना कि सर ये वापस से समझाओ, मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये क्या बन गया अपना गोलीय संधारित्र। अब हमें क्या करनी है, इसकी धारिता ज्ञात करनी है। अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि ये अंदर वाला जो गोलीय चालक है, मैं इसको तो मान लेता हूँ कि ये तो है गोलीय चालक A, ये है गोलीय चालक B, और मुझे इसकी धारिता ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल सा है कि आपको अगर इन दोनों के बीच का, है ना, इसके और इसके बीच का क्या मालूम हो जाए, विभवांतर, था ना, तभी तो आप धारिता ज्ञात कर पाओगे C इक्वल Q/V से। तो मुझे अब किसकी जरूरत है बताओ, V की जरूरत है, विभवांतर, इन दोनों के बीच के विभवांतर की जरूरत है। अब मुझे ये विभवांतर कैसे ज्ञात करूं, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो मैं एक एक स्टेप वाइज से फिर से बता रहा हूँ, है ना, दिमाग में इस चीज़ को बिठा लेना। सबसे पहले बच्चों आपको, है ना, एक एक गोलीय चालक पर विभव ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम गोलीय चालक A पर विभवांतर, है ना, विभव ज्ञात करेंगे, विभवांतर नहीं, विभव। ठीक है, तो मैंने कहा गोलीय चालक A पर विभव, उसको मैंने लिख दिया बच्चों जैसे VA। अब इस A चालक पर विभव कितना होगा, ये तो बहुत सिंपल है। अगर इस पर आवेश Q है तो KQ डिवाइड इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल a, तो क्या लिखूंगा, स्मॉल a। ठीक है, अब इस गोलीय चालक पर, इस गोलीय चालक पर ये जो ऋणात्मक आवेश है, इसके कारण भी इस पर क्या होगा, विभव होगा। तो अब ऋणात्मक के कारण विभव ऋणात्मक होगा, धनात्मक के कारण विभव धनात्मक होगा। तो ये मुझे यहाँ पर विभव क्या लिखना चाहिए ऋणात्मक के लिए, -KQ डिवाइड, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या बताओ कितनी है, B। एक बात दिमाग में बैठा लो, गोलीय चालक अगर होता है, ठीक है, तो उसके पृष्ठ से लेकर उसके
सेंटर तक, केंद्र बिंदु तक विभव समान होता है, नियत होता है। अगर नहीं मालूम है तो बच्चों वापस से विभव पढ़ लेना, ध्यान रखना, मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक इसका विभव, यहाँ पर भी के क्यू डिवाइड बी, इस जगह भी के क्यू डिवाइड बी, तो इस जगह भी के क्यू डिवाइड बी ही होगा। तो यहाँ पर इस ऋणात्मक आवेश के कारण इस पर विभव कितना है, माइनस के क्यू डिवाइड बी वोल्ट। अब बी की बात करते हैं, बी वाले की बात करते हैं। बी पर विभव कितना है, बी तो भू संपर्कित है, और मैंने कहा जो भू संपर्कित होता है ना, उसका विभव 0 हो जाता है। अब विभवांतर ज्ञात करो। अब बहुत सिंपल सी बात है। अब विभवांतर v इक्वल क्या लिखना चाहिए, va माइनस वीबी। तो अब वीबी तो 0 है, तो v का मतलब यही होगा के क्यू, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट है ना कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिख दिया 1 डिवाइड a माइनस 1 डिवाइड b लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से v इक्वल के क्यू, ठीक है, और ये एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया, b माइनस ए आ जाएगा। अब आप इजीली इसकी क्या बता सकते हो, धारिता, है ना। तो k को क्या लिखना चाहिए बताओ, 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख देना चाहिए, तो वो भी आप लिख लेना। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ v इक्वल, ठीक है, सॉरी, हमें धारिता ज्ञात करनी है अभी, तो हम ज्ञात करेंगे धारिता। चलो, तो c इक्वल क्या होगा, q अपॉन v। तो c इक्वल q अपॉन v मतलब क्या होगा, q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ब्रैकेट b माइनस ए डिवाइड क्या आ गया, ए, q से q गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, तो बताओ धारिता कितनी आ गई, c इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ब्रैकेट ए बी डिवाइड बी माइनस ए। ये लीजिए, ये आ गई गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक है, जबकि विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब आप, ये तो निर्वात के लिए है। अब आपको कहा जाए कि माध्यम बराबर हो एप्सिलॉन आर मान का, तब कितना होगा, तब आप लिख सकते हो भाई सी एम इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, फिर ब्रैकेट ए बी डिवाइड बी माइनस ए हो जाएगी। क्लियर ये पॉइंट भी, तो ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया, गोलीय संधारित्र भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों देखो, अब आपको न्यूमेरिकल 4.12 एग्जाम्पल, बिल्कुल सूत्र पर आधारित एग्जाम्पल है, आपको ये कर लेना है। अब हम चलते हैं संधारित्रों के संयोजन पर। तो अब अपना देखो बहुत ही है ना, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल बनते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं संधारित्रों का। एक मिनट देखो, ये है ना थोड़ा सा, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, संधारित्रों का संयोजन। अब आप जानते हो मैंने सारा सब कुछ बताया हुआ है, क्यों करता है संधारित्रों का संयोजन, क्यों आवश्यकता होती है। बस आपको आप है ना, अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पहले मैं इसके बारे में कुछ विशेषताएं इसके बारे में बता देता हूँ, क्या क्या होता है, किसमें क्या होता है। तो अपन जानते हैं संधारित्रों के संयोजन में, ये संयोजन कितने, 2 प्रकार का अपन यहाँ पर मान कर, है ना। हालांकि होने को, चलो मैं तीनों ही बता देता हूँ, तीनों ले लेते हैं, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ा है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा। ठीक है, अपन ने पढ़ा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, संयोजन। ठीक है, और अपन ने फिर मिश्रित संयोजन पर न्यूमेरिकल भी करें, इसलिए मैंने तीसरा और लिया, है ना। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं होती है मिश्रित संयोजन के लिए, है ना। आपने कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाए, सर ये तो करवाया नहीं मिश्रित संयोजन, है ना। मोस्टली तो कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, है ना। फिर बाद में मिश्रित संयोजन पर आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, देखो इसकी क्या विशेषता होती है, ये दिमाग में बैठा हो। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश Q क्या रहता है, समान। क्लियर, विभव अलग अलग, विभव क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, धारिता इसकी बताएं अपन श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन की बताओ धारिता क्या होती है, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, है ना, 1/cn।
समांतर क्रम संयोजन में क्या बराबर रहता है बताओ, विभव, विभव इसमें समान रहता है, ठीक है, और आवेश अलग अलग होगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। मिश्रित संयोजन तो इन दोनों का संयोजन को अपन क्या कहते हैं, मिश्रित संयोजन कहते हैं। इस पर तो अपन को केवल क्या करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं। खास बात देखिए, और हाँ, इसकी तुल्यधारिता समांतर क्रम संयोजन के लिए सी इक्विवेलेंट इक्वल C1 प्लस C2 प्लस, है ना, यहाँ तक Cn तक। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आप इसमें मैंने आपको याद दो तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी इसके लिए लिखवाई है ना, अनुपात वाली, ठीक है। तो ये एक बार मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में कौन तो समान होता है, क्या क्या अनुपात इसमें होता है। देखो इसकी खास बात क्या है कि एक तो इनका आवेशों का अनुपात पूछ ले श्रेणी क्रम संयोजन में, भाई Q1 अनुपात, Q2 अनुपात, Q3, इस तरीके से पूछ ले तो अनुपात इसमें भाई समान होते हैं तो अनुपात सेम ही रहेगा, ठीक है। और इसमें है ना, इसमें विभव का अनुपात क्या रहता है, समान रहता है ना, इसमें विभव का अनुपात समान रहेगा, V1 V2 V3, इस तरीके से 1:1:1। अब देखो मैंने इसमें एक अलग से स्पेशल पॉइंट ये बताया था कि इनकी धारिताओं का जो अनुपात है, ये विभव अलग अलग है तो इनकी धारिताओं का अनुपात इनके विभव के अनुपात के किस रूप में होगा, ठीक है। यहाँ पर इनकी धारिताओं का अनुपात इनके आवेश के अनुपात के रूप में होता है, यहाँ पर धारिताओं का अनुपात इनके विभव के अनुपात के रूप में भी होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि देखो श्रेणी क्रम संयोजन में C1 इक्वल, अगर मुझे क्या लिखना हो, अपन जानते हैं C इक्वल क्या होता है बताओ, Q/V। तो यहाँ विभव अलग है तो क्या लिखना होगा, V1। C2 इक्वल बताओ क्या लिखना होगा, Q/V2। तो धारिताओं का अनुपात अगर हम लिखेंगे इसके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर, C1/C2 इक्वल V2/V1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, और मैंने शायद क्वेश्चन तुम्हें कराए भी है ना, उनको एक बार चेक करना आप। फिर यहाँ पर धारिताओं का अनुपात आवेशों के अनुपात में देखें तो अभी यहाँ पर C1 इक्वल Q1/V इस वाले में है ना, समांतर क्रम वाले में, C2 इक्वल Q2/V, भाई इसमें तो विभव समान होता है और इसमें आवेश समान होता है, तो इनको अनुपात लेंगे ना, इनको है ना डिवाइड करेंगे, बांटे है ना, भाग देंगे, तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, V2/V1, और इसमें क्या बनेगा, C1/C2 इक्वल Q1/Q2। ये तो इसमें तो इस अनुपात में होता है समांतर क्रम संयोजन में, और श्रेणी क्रम संयोजन में धारिताओं का अनुपात विभव के व्युत्क्रमों के अनुपात के रूप में होता है। फिर क्वेश्चन क्या बनते हैं ये सब मैंने आपको कराए हुए हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ और बातें हैं, जैसे मान लो कि अगर सबकी धारिताएं, इसमें ये भी बताया हुआ है कि जैसे श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में सबकी धारिता मान लो कि जैसे ये BC, ये BC, ये BC, और कहाँ तक है, N तक है, तो बताओ टोटल धारिता इसकी है ना कितनी होगी बताओ, यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट इक्वल कितनी हो जाएगी बताओ, N/C लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो C इक्विवेलेंट इसमें क्या हो गई, C/N। इस वाले में देखो, इसमें भी मान लो सबकी धारिता समान है N तक, तो अभी इनकी N तक है, तो अब बताओ कितनी हो जाएगी, इस वाले में अगर समान है तो NC हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना क्योंकि आगे हम ना अपने अभ्यास वाले में न्यूमेरिकल है तो वो अपन करेंगे, इसलिए मैंने ये बात बताई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब आपके पास में क्या समस्या हो सकती है, अब है ना, और भी समस्या वाले मैंने तुम्हें श्रेणी क्रम संयोजन में, चलो एक बार पहले तो अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स में करवा देता हूँ, न्यूमेरिकल्स वापस से रिवाइज करवा देता हूँ कहीं, है ना। तो एक बार अपन आगे बढ़, अब देखो मैं इन संयोजन पर कुछ न्यूमेरिकल कराऊँ उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ठीक है, वो जो मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी ये है कि आप मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो जब वो YouTube पर चलता है तो उसके नीचे एक रेड कलर में लिखा हुआ होता है सब्सक्राइब, है ना, थोड़ा सी हंसी आ रही होगी आप लोगों को बच्चों, इसको आपको क्लिक कर देना है ना। क्लिक करने से बच्चों आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, फिर आप उसके नीचे लिखा हुआ होता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। जब आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने पर आपके पास में ऊपर आएगा मेरा वाला, अगर आपने बहुत सारे चैनल को सब्सक्रिप्शन किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब खुल जाएंगे,
और उसमें एक मेरा भी होगा, और मेरे वाले चैनल का नाम है अनिल फिजिक्स, पूरा नाम देखना एक बार, है ना, फिजिक्स क्लासेज नीट जेईई। आप उस पर क्लिक करोगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा, और उसमें बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। ठीक है, आपको अगर देखना हो बाद में भी, अगर उन वीडियोस को देखना हो तो आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हो। तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दो, शेयर कर दो, है ना, शेयर का ऑप्शन भी है, लाइक वाला है ना, इस थंब वाला है ना, है ऑप्शन, उसमें आप लाइक भी करो। एक कमेंट बॉक्स है, आपको कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस कमेंट बॉक्स में आप लिखो। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का एक बेल का घंटी जैसा एक है ना चिन्ह होता है, आप उसको दबाओगे। उसको दबाने से पता है आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? उसको दबाने से जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपके पास में तुरंत चली जाएगी कि सर ने ये वीडियो डाल दिया। ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी आप मेरा वीडियो जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करो बच्चों। ठीक है, जिन्होंने कर दिया है ना वो तो मत करना, है ना, और जिन्होंने कर दिया, सॉरी जिन्होंने नहीं किया है तो वो ज़रूर करिए बच्चों। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़, अब देखो, सिंपल सिंपल से बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स हालांकि करवा दिए हैं, शायद मैंने ट्रिक्स भी बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर ट्रिक्स कराई हुई है। ठीक है, देखो ट्रिक्स क्या क्या आती है, एक बार मैं वापस से करवाऊंगा उस चीज़ को। देखो, पहले तो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल करवाया, भाई ये एक संधारित्र है, ये एक संधारित्र है, ये एक संधारित्र है, सी धारिता, सी धारिता, सी धारिता। बताओ ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, तुल्य धारिता बताइए। तो मैंने कहा भाई सी ए बी बताइए, तुल्य धारिता बताइए। कैसे ज्ञात करते हैं? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का पहले तो आप स्टेप वाइज, फिर धीरे 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 आप अपना लेवल बढ़ाओ। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए तो आप पहले लिखो 1 अपॉन सूत्र लिखो, फिर आप बिना सूत्र की भी आप डायरेक्टली कर लोगे। फिर आप लिखोगे 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल कितनी टाइम है, ये 3 टाइम है, तो 3/c। पूछा मैंने c इक्विवेलेंट का मतलब है CAB, तो ये कितना आया, C/3 आ गया। दिमाग में बैठा लो। ठीक है, फिर मान लो कि अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे। पहले एक बार मैं समांतर क्रम का और बता देता हूँ, ये लो, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे जो आपको मालूम होनी चाहिए। मान लो कि बच्चों इसकी दायरता जैसे सी है, इसकी दायरता सी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, आपको इसकी तुल्य दायरता ज्ञात करनी हो तो सिंपल सा है, CAB। समांतर क्रम में क्या होता है, C प्लस सी, कितना आ गया, 2C। जितने समांतर क्रम को जोड़ दो। ये बातें, ये न्यूमेरिकल सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं पूछते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ा देते हैं। मान लो कि पहले वाले क्वेश्चन में ये और ऐड कर दिया। ठीक है, ये लो, ये बन जाता है, इसको बोलते हैं मिश्रित संयोजन। ये है मिश्रित संयोजन। अब आप इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए कहा जाता है आपको। तुल्य धारिता आप इजीली ज्ञात कर सकते हो भाई, CAB ज्ञात करनी है तो यहाँ तक की तो बताओ कितनी हो गई, C/3। ठीक है, आप इसका बना सकते हो डायग्राम भाई, C/3A। ठीक है, इसकी अभी कितनी हो गई बताओ, 2C, तो ये कितनी हो गई, 2C, ये P। अब ये दोनों फिर से किस में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है तो आप लिखोगे 1/CAB इक्वल 1/C/3 प्लस 1/2C, 1/CAB इक्वल 3/C प्लस 1/2C। सोल्व करो इसको, 2C तो 3, सॉरी यहाँ पर कितना हो गया, 2 तो कितना हो गया, 3 दूनी 6। ठीक है, ये कितना हो गया, 1, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7/2C। तो CAB कितना हो जाएगा, 2/7C। ये इसका आंसर आ जाएगा। बातें क्लियर हो रही है ना? ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है, इनकी प्रैक्टिस करो, और मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं। अब देखो, अब मान लो कि आपके पास में अब थोड़ा सा लेवल को, स्टैंडर्ड लेवल है ना, बढ़ा देते हैं, लेवल को इंक्रीज करते हैं। अब मान लो कि आपको ये दिया हुआ हो, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ हो, ये लीजिए, ये याद हो मैंने आपको करवाया था,
अलग अलग मेथड से मैंने इसको समझाया था, और सबसे सिंपल मेथड आपको मालूम भी होगा, किससे जल्दी होता है वो आप मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने मेथड यहाँ पर समझाया था तुम्हें, एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज के मेथड से बताया था, एक बताया था मैंने सिमेट्री मेथड से इस न्यूमेरिकल को समझाया था, और फिर हमने इससे भी कॉम्प्लिकेटेड बहुत कठिन कठिन यानी कि इसकी संरचना लेकर हमने वो न्यूमेरिकल हल कर दिए थे। ठीक है, जो आज आप भी कर सकते हो, है ना। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि ये ए वाला पॉइंट यहाँ पर डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर बीच में कुछ भी नहीं आ रहा हो, फिर इसके बीच में संधारित्र आ गया, फिर मैं ये गया और ये इधर देखो ये बी वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर बीच में संधारित्र आ गया, तो मैं इनको अलग अलग नाम दे देता हूँ। मान लो कि बच्चों ये सी है, ये मान लो बच्चों डी है, ऐसा मान लो। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो मुझे लिखना होगा ए और बी, और ये ए और बी के बीच में दो बिंदु है सी और डी। ए और सी के बीच में एक संधारित्र है ये वाला, ये इस तरीके से आप जोड़ दो। सी और बी के बीच में एक संधारित्र है ये वाला, ये जोड़ दो, इसकी धारिता सी, इसकी धारिता सी। बी और डी के बीच में संधारित्र है, ये जोड़ दो, इसकी धारिता सी। ए और डी के बीच में एक संधारित्र है, ठीक है, ये आप जोड़ दो, इसकी धारिता सी। सी और डी के बीच में एक संधारित्र है, ये जोड़ दो, और इसकी भी धारिता क्या है, सी है। मैंने इसको 3 मेथड से इसको चार्ज भी इसमें प्रोवाइड करके उससे भी मैंने आपको बताया था। व्हीटस्टोन सेतु देखो, व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है कि अगर इस तरीके से एक चतुर्भुज जैसी संरचना होती है, उसके एक विकर्ण में कोई भी प्रतिरोध या कोई संधारित्र जुड़ा हुआ होता है, और अगर इनका अनुपात और इसका अनुपात अगर बराबर होता है, तो इसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः इसका बीच वाले इस विकर्ण में जो भी जुड़ा हुआ होगा, जो अवयव जुड़ा हुआ होगा, उसका कोई योगदान नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हट जाएगा, और ये हट जाएगा तो है ना, इसको हम हटा देंगे, और हटाने से है ना, आप ये दोनों श्रेणी क्रम में, फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में, फिर आप उनको सोल्व करो समांतर क्रम में लेकर, आप इसका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, दूसरा मेथड मैंने बताया था सिमेट्री मेथड। देखो सिमेट्री मेथड में क्या करते हैं, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, एक दर्पण। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक दर्पण रख देता हूँ, तो इस दर्पण में ये मान लो अपनी वस्तु है, तो ये मान लो उसका क्या है, प्रतिबिंब है। सही बात है, इधर सी तो इधर भी सी, इधर सी तो इधर भी सी। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये एक ही चीज़ है। इसका मतलब जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, जो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी वही इसमें जाएगी। तो इसमें तो कुछ जा रही ही नहीं है, फिर तो इस वाली में कोई विद्युत धारा नहीं जा रही। वही बात फिर से आ गई, क्लियर यहाँ तक। फिर उससे हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत सारे कठिन कठिन प्रश्न हल करवाए थे। आप उनको एक बार खुद सिमेट्री मेथड से करो, नहीं आता है मेरे से पूछो, मैं आपको वापस से वीडियो में उस सिमेट्री मेथड का प्रोसेस वापस से समझा दूंगा। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं संयोजन से, क्योंकि अपन तो रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ और तरीके की इसी पर देखो, इसी पर बेस कुछ और न्यूमेरिकल भी होते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास में ये जो संधारित्र होते हैं, इस तरीके के संधारित्र होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मान लो कि कोई पराविद्युत पदार्थ इसमें भर दिया हो, इन प्लेटों के बीच में एक तो ये भर दिया, एक ये वाला पराविद्युत पदार्थ भर दिया। जैसे मान लो ये भर दिया हो, इसका पराविद्युतांक मान लो एप्सिलॉन R1 है, इसका पराविद्युतांक मान लो जैसे एप्सिलॉन R2 है। ठीक है, और ये टोटल ये D चौड़ाई है। ठीक है, मान लो कि इसकी मोटाई जो है या आदि मान लो जी कि आप ये dy2 है या dy2, जैसे भी आप इसको समझना चाहो उसको समझिए। ठीक है, आपको इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। अब देखो बात ध्यान देने वाली क्या है, जब भी कोई प्लेटों के, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि प्लेटों के बीच में जब कोई परावैद्युतांक को भरा जाता है, ठीक है, परावैद्युतांक को भरा जाता है,
ये अलग परावैद्युतांक है, ये अलग परावैद्युतांक। ऐसा करने से बच्चों क्या होगा, ऐसा करने से ये जो प्लेट है जो कि ये धनात्मक होती है, ठीक है, इसके इधर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, इधर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, इधर ऋणात्मक उत्पन्न होगा, इधर धनात्मक होगा, और ये प्लेट का ऋणात्मक होगा। तो ये एक संधारित्र बन गया, ये एक संधारित्र बन गया, अपने पास में दो संधारित्र बन गए। मान लो इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, ठीक है। और आप देखने से आपको क्या लग रहा है कि प्लस वाला माइनस से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है। अभी मैं C1 इसकी धारिता अगर, क्योंकि इसका परावितांक क्या है एप्सिलॉन R1, इसका परावितांक एप्सिलॉन R2 है ना। इसके लिए चौड़ाई मैंने कितनी बताई थी dy2, इसकी चौड़ाई मैंने कितनी बताई dy2। अगर आप इसका C1 लिखना चाहो अभी तो अभी लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1 इंटू a अपॉन dy2 प्लस, ठीक है, सॉरी C2 के लिए कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R2 इंटू a अपॉन dy2, आप ऐसे लिख सकते हो। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो ये 1 अपॉन C1 ये लिखो, आप सोल्व करो, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, जिसमें दूरी बट जाए वो श्रेणी क्रम में, जिसमें क्षेत्रफल बढ़ जाए वो समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, है ना। इसमें दूरी बढ़ रही थी। अब जैसे मान लो कि इसको इस तरीके से मान लो ये समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके अंदर ये एक पराविद्युतांक यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ये एक दूसरा पराविद्युतांक यहाँ पर, सॉरी है ना, ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया है ना। अपन को तो अब की बात दूसरा वाला लेना है, क्षेत्रफल वाला लेना है। मैं एक बार इसको वापस से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, ये अपने पास में ये था इस तरीके से, ठीक है। मान लो कि ये एक संधारित्र है और इसके बीच में कोई पराविद्युतांक को इस तरीके से भरा गया हो। इसका पराविद्युतांक है एप्सिलॉन R1, इसकी चौड़ाई d है, ठीक है। कोई दूसरा पराविद्युतांक भर दिया, ठीक है। और ये मान लो कि ये दूसरा पराविद्युतांक है, इसका पराविद्युतांक है एप्सिलॉन R2। अब इसकी धारिता बताओ वही C1, इसकी धारिता वही क्या है C2। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, क्षेत्रफल आधा हो जाता है। तो अब इसकी अगर आप धारिता लिखो C1, वो C1 आप क्या लिखोगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1, क्षेत्रफल क्या हो गया आधा a/2, दूरी कितनी है d, ठीक है। C2 के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R2 इंटू क्षेत्रफल a/2 आधा हो गया, दूरी कितनी है d। अब देखो इसमें ये समांतर क्रम है ना। ये क्या है समांतर क्रम, कैसे हुआ समांतर क्रम, देखो ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस। और समांतर क्रम संयोजन पढ़ाया है तो उसमें देखो आप प्लस प्लस वाले एक से जुड़े हुए होते हैं, माइनस माइनस एक से वाले से जुड़े हुए होते हैं, तो वो समांतर क्रम संयोजन। तो ये समांतर क्रम संयोजन है। और समांतर क्रम संयोजन में फिर तुल्यधारिता आप इजीली ज्ञात कर सकते हो, C1 प्लस C2 इनको जोड़ दो, समांतर क्रम की तुल्यधारिता प्राप्त हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आपको इसके प्रश्न हल कर लेने हैं संयोजन में। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हालांकि क्वेश्चन और भी है। एक मैंने अनंत श्रेणी वाला भी एक न्यूमेरिकल कराया हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी देखो थोड़ा सा समय कम है, या मैं ये वाला चलो ये न्यूमेरिकल करा देता हूँ, फिर आगे का पार्ट 3 आपके लिए बना दूंगा, अलग एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर ये वाला न्यूमेरिकल भी कर देखो। अब अपने पास में ये एक संयोजन पर आधारित बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 4.14। इसको थोड़ा सा ध्यान से आराम से समझना, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपको इस तरीके का एक संधारित्रों का संयोजन दिया हुआ है, कहा कि इन सब की धारिता जो है वो C है। अनंत श्रेणी तक ये इस तरीके से इसी क्रम में जुड़ा हुआ है, और कहा है कि अब तुल्य धारिता ज्ञात करो, A व B के मध्य की तुल्य धारिता ज्ञात करो। कैसे हल करेंगे, समस्या ये उत्पन्न है। और साथ में कहा है कि एक P बिंदु और Q बिंदु मान लो, यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम में, क्वेश्चन देख लेना बुक में, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करो उससे पहले वापस मैं बोल रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए मान लो कि मैंने इसको काट दिया, बीच में से काट दिया, P और Q पर आकर काट दिया। अब बताओ कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इस पर? भाई ये P को अगर मैं A लिख दूँ और Q को अगर मैं B लिख दूँ, तो अब पहले वाले क्वेश्चन में कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि अनंत तक ऐसे ही चल रहा है, कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। B कैसे काट दो? तो जब कोई फ़र्क नहीं पड़े तो क्यों न मैं यहाँ पर P व Q के मध्य की तुल्य धारिता में मान लूँ
C1 मान लूँ या चलो CPQ मान लूँ। मैंने कहा भाई मैंने तुल्यधारिता मान ली CPQ, P व Q के मध्य की। अब यही तुल्यधारिता किसके बराबर होगी बताओ, A और B के मध्य की भी होगी। ये ध्यान रखना है, जो इनके मध्य तुल्यधारिता वही तुल्यधारिता A व B के मध्य भी, है ना, CAB होगी। तो आप CPQ निकालो एक बार। क्या करेंगे, CPQ निकालेंगे। ठीक है, CPQ ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी तुल्यधारिता क्या आने वाली है। ठीक है, तो ये P व Q के मध्य की तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए देखो कौन सी चीज़ बार बार में किस तरीके से रिपीट हो रही है, बार बार में, है ना, किस तरीके से दोहराई जा रही है। तो आप क्या चेक करोगे, ये C, देखो यहाँ देखो ये C है, फिर C आ गया, फिर यहाँ C, फिर यहाँ C, फिर यहाँ C, फिर आगे C, इस तरीके से चलता रहेगा। आपको क्या करना है कि देखो अगर मैं अब P और Q ये है अपना, ऐसे मान लो अब ये P और Q है तो वही P और Q, मतलब कोई फ़र्क तो ना पड़ेगा। मैं P अब यहाँ पर काट दूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ की अगर तो अभी बीच यहाँ तक की तुल्यधारिता बताऊँ तो आप क्या करोगे, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, फिर इसके साथ में समांतर क्रम में। तो क्यों ना मैं इतने भाग को हटा दूँ और इसको हल कर लूँ, तो P व Q के बीच की आ जाएगी कि नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा हल कर देता हूँ, ठीक है, और मैं बताता हूँ कि CPQ क्या आएगा। ठीक है, देखो ये मैं एक बार इसको थोड़ा सा वापस से डायग्राम बनाता हूँ, देखो, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए और इजी समझ में आए। ये अपने पास में है C और ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, ठीक है, और ये है C, ठीक है, और ये है CPQ। क्लियर यहाँ तक। और ये CAB होगा और CAB किसके बराबर, CPQ के। मैंने समझा दिया पहले, है ना, बार बार में ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ठीक है, अगर ये अनंत तक ऐसे चल रहा है, आपको A व B के मध्य की तुल्यधारिता पूछी है, अगर मैं P व Q तक का भाग काट दूँ, इसको हटा दिया मैंने मान लो, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैं यहाँ पर काट दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अगर मैं यहाँ का इनके बीच का यहाँ और यहाँ तक का इनका एक बार तुल्य निकालूं तो वो CPQ के ही तो बराबर होगा। तो मैं ये C मतलब ये P और Q के मध्य ये लिख दूंगा। देखो मैंने इसको थोड़ा सा हल कर दिया। अब मैं CPQ निकाल रहा हूँ। देखो CPQ क्या होगा, CPQ जो है वो क्या होगा, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में। ये वाला C और ये वाला C क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो इनकी अभी धारिता बताओ क्या होगी, है ना, इनकी धारिता क्या होगी, है ना, ये क्या होगी, मैं लिखूंगा इसको 1/C1 इक्वल 1/C प्लस 1/C। बताओ C1 इक्वल कितना आ गया, C/2। तो ये तो हो गया क्या, C/2, ये C/2 और ये C, ये हो गया क्या, समांतर क्रम में। ठीक है, तो CPQ कितना हो जाएगा, C प्लस C/2। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बातें आप पहले ये बताओ। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो बच्चों, एक बार मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक बार वापस इरेज करके थोड़ा सा, मैंने CPQ निकालना है अपन को। ठीक है, CPQ मान लिया, चलो अपन को निकालना नहीं था, अपन को इसको केवल मानना था। भाई ये जो यहाँ होगा वही PQ होगा, फिर ये भी वही PQ होगा, तो क्यों ना इसको मैंने डायरेक्टली CPQ लिख दिया। अब बताओ ये CPQ ये वाला इसके श्रेणी क्रम में है ना, मैंने थोड़ा सा इसको लेकर सोल्व कर दिया। ये C और ये CPQ क्या है, श्रेणी क्रम में। अगर नहीं आया तो मैं एक बार वापस से बता रहा हूँ। देखो आपको A व B के मध्य की तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक बार बताइए, मैं अगर इसको काट दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो ये इसकी तुल्यधारिता होगी वही यहाँ पर भी आएगी। तो मैंने इसकी तुल्यधारिता CPQ मान ली और ये CPQ किसके बराबर होगी, CAB के ही बराबर होगी। क्लियर यहाँ तक। अब देखो CPQ किसके, C के श्रेणी क्रम में। तो अभी इन दोनों को सोल्व करें अपन, है ना, इन दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करने पर अब धारिता क्या बनेगी, देखो मैं थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूँ। ये A, ये है C और ये है B। ठीक है, अब ये इन दोनों को इसको और इसको सोल्व करेंगे तो ये एक संधारित्र बनेगा। इसकी धारिता क्या होगी, इसकी आ जाएगी, श्रेणी क्रम को जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा C इंटू CPQ डिवाइड C प्लस CPQ। मैंने आपको तरीका बताया था, दो संधारित्र जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो कैसे हल करते हैं। ठीक है, अब ये संधारित्र और ये संधारित्र क्या हो गया, समांतर क्रम में आ गया।
और ये तुल्यधारिता क्या है, सी ए बी, ये ध्यान रखना। तो मैं इसको अभी क्या लिखूंगा, मुझे इसको क्या लिखना चाहिए, देखो मुझे इसको लिखना चाहिए सी ए बी इक्वल सी प्लस सी इंटू सी पी क्यू अपॉन सी पी क्यू। लेकिन सी पी क्यू एक्चुअल में है क्या, सी ए बी के बराबर, जो मैंने ऊपर बता दिया था ना, बराबर करके लिखा हुआ था, सी ए बी इक्वल सी प्लस सी ए बी अपॉन सी ए बी। क्लियर। अब आप इसको सोल्व करो, अब देखो एलसीएम लेकर, सी ए बी इक्वल अपॉन सी ए बी, सी इंटू, अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी इंटू सी ए बी प्लस सी इंटू सी ए बी। क्लियर है तो कोई, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। देखो ये इस जगह क्या है, सी प्लस बी है ना, सी प्लस सी पी क्यू है यहाँ पर, सी प्लस में, तभी देखो इतने छोटे से में कैसे ये हल हो गया। ठीक है, ये छोटा ही थोड़ा है भाई, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। चलो सी, ठीक, अब देखो अपने पास में एलसीएम क्या है, सी प्लस सी ए बी। अब ये सी इस सी से इंटू होगा तो क्या बना भाई, सी स्क्वायर। ये सी इस सी से इंटू होगा तो सी इंटू सी ए बी, और ऊपर क्या चल रहा है, प्लस सी इंटू सी ए बी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर। ठीक है, अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये क्या बनेगा, सी इंटू सी ए बी प्लस सी ए बी इंटू सी ए बी, क्या बन गया, सी ए बी स्क्वायर इक्वल क्या चल रहा है, सी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस सी है ना, ये कितना हो गया, 2 सी इंटू सी ए बी। ठीक है, अब देखो इनको इधर ले आओ, इनको इधर ले आएंगे तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर, ये इधर आएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस सी इंटू सी ए बी, और ये माइनस सी ए बी स्क्वायर। सॉरी, अपन को तो सी ए बी निकालना था ना अपन को तो, ठीक है, एक मिनट, इसको अपन को तो ये सी ए बी निकालना था भाई, सी ए बी निकालना था भाई, सी ए बी निकालना था। तो आप एक काम करो, इनको लाओ इधर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सी ए बी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस सी इंटू सी ए बी, और ये माइनस सी स्क्वायर। अब देखो ये अपने पास में एक द्विघात समीकरण बन गई, इक्वल क्या आएगा, 0। द्विघात समीकरण बन गई, और उसमें उसका जो हल है वो सूत्र आप यूज करते हो, सीधराचार्य सूत्र लगाते हो। जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो वो एक्स इक्वल आप लिखते हो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जैसे x इक्वल क्या लिखते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये x अपना क्या है यहाँ पर, सी ए बी, ये है सी ए बी इक्वल, और b यहाँ पर अपना क्या है, माइनस सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैं लिखूंगा सी, फिर प्लस माइनस रूट, फिर क्या है बी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी स्क्वायर माइनस 4a यहाँ पर 1 होगा, इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक क्या होगा 1, और इंटू सी मतलब सी स्क्वायर। तो अब देखो अपने पास में सी क्या है, माइनस सी स्क्वायर, तो ये प्लस 4c स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या चल रहा है 2a, तो 2a यहाँ पर क्या है ओनली 1, तो ये 2 बच जाएगा। ये कितना हो गया, 5c स्क्वायर हो गया। सी ए बी इक्वल सी प्लस माइनस रूट 5c स्क्वायर अपॉन 2, तो सी ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, सी रूट से बाहर आएगा और सी बच जाएगा, सी को मैंने कॉमन ले लिया पूरे ब्रैकेट में, और बचेगा 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, और ये ब्रैकेट 1। ये बच्चों इसकी तुल्यधारिता होगी। क्लियर। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, वापस से समझ लो इस चीज़ को, फिर बाकी का हम कल करेंगे। देखो ये क्वेश्चन था, इसमें तुल्यधारिता पूछी है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो मैंने क्या कहा कि एक चीज़ बार बार अभी इसमें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है अनंत तक, सेम टू सेम तरीके से। आपको ए व बी के मध्य की अगर तुल्यधारिता ज्ञात करनी हो तो क्यों ना मैं यहाँ पर पी व क्यू के मध्य की तुल्यधारिता ज्ञात कर लूँ, मतलब इसको मैं मान लूँ, क्योंकि अगर ए बी के मध्य जो तुल्यधारिता होगी वो पी व क्यू के मध्य भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको काट दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या यहाँ से काट दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ से काट दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुझे यहाँ पर काटना चाहिए
ताकि ये थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मैं अगर यहाँ पर काटूँ तो इसकी तुल्य धारिता तो सी ए बी होगी, और मैंने इसको मान लिया जैसे पी क्यू है तो मैंने इसको सी पी क्यू मान लिया, और सी पी क्यू वास्तव में किसके इक्वल है, सी ए बी के, ये मान लिया। अब देखो सी पी क्यू और सी क्या है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तो आप इसकी जब तुल्य धारिता ज्ञात करोगे तो क्या लिखोगे, 1/c प्लस 1/c पी क्यू, है ना। तो आप इसको हल करोगे तो दो के लिए अपन हल करते हैं डायरेक्टली, याद है मैंने दो के लिए डायरेक्टली करना बताया हुआ है, सी इंटू सी पी क्यू अपॉन सी प्लस सी पी क्यू। अब ये दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो सी ए बी क्या हो जाएगा, है ना, सी प्लस ये तुल्य धारिता सी इंटू सी पी क्यू अपॉन सी प्लस सी पी क्यू। अभी आप एलसीएम लोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, सी प्लस सी बने, सॉरी मैंने पी क्यू की जगह क्या लिख दिया, ए बी भी लिख दिया, क्योंकि पी क्यू किसके इक्वल था, ए बी के इक्वल था, सी पी क्यू, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो, सी प्लस ए बी, इसको हल करो तो ये ऊपर आ गया, ये 2c हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा। आपको सी ए बी ज्ञात करना है तो आपको उसी अनुसार इसकी द्विघात समीकरण बनानी है, जिसकी जो आपको ज्ञात करना है। मैंने उसी अनुसार एक द्विघात समीकरण बना दी, और द्विघात समीकरण के लिए एक उसका मान ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र का हम उपयोग करते हैं। वो सूत्र ये होता है, ठीक है, आपको सब कुछ मालूम है कि ये b है, ये माइनस बी है, ये माइनस सी है, माइनस में है ये, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया अपने पास में, तो उसी अनुसार इसमें ये आप मान रखो, एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, सी ए बी, ये सब आप लिखोगे तो अपने पास में सरलता से ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा, सी 1 प्लस माइनस √5/2 फेरड। तो बच्चों आज अपन इतना ही करेंगे, आज हमने संयोजन का कर लिया। कल यह हो सकता है मैं आज और शाम तक एक और वीडियो डाल दूँ, ठीक है, वो होगा संधारित्र में संचित ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा घनत्व है, ठीक है, और क्रमों में कौन सी ऊर्जा, ऊर्जा हानि वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाया था, आवेशपूर्ण वितरण वाला, जो कि बोर्ड एग्जाम में इसमें क्वेश्चन भी आए हुए हैं। फिर उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, और फिर उसके बाद में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, आंकिक प्रश्न, और आप करिए, जितने हो जाए मेरे को बताओ, फिर मैं आगे के करवा दूंगा। फिर अपन 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।